ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल का दिन कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ कर दूं इससे पहले बता दूं कि इस चैनल पर 19 अक्टूबर से लगातार दैनिक राशिफल का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और ये जितने भी दैनिक राशिफल होते हैं उस दिन के संध्या काल से पहले पहले आपको मिल जाते हैं। अर्थात अगर कल का राशिफल आपको देखना है तो आज शाम को 5-6 बजे तक आपको एटलीस्ट मिल जाएगा। और इसमें जो गणना होती है चंद्रमा के आपके लगन के सापेक्ष जो गोचर होता है उसके आधार पर किया जाता है। और आपको अगर कोई प्रश्न है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ पढ़ने की जिज्ञासा है, आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे तथ्यों को जो आप गूगल पे ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलता है, या वेद पुराण या धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित कुछ ज्ञान की बातें अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। प्रत्येक दिन 2 प्रश्नों का उत्तर मैं ज़रूर यहाँ पर देता हूँ जो कि एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक कार्यों से जुड़ा होता है। दूसरे तरफ मैं ये भी बता दूं कि डिस्प्ले में आपको कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप आपको दिखाई देगा। जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है इसको अपडेट कर लें। और राइट हैंड साइड में दीपावली का विशेषांक जो कि ज्योतिष विज्ञान की मैगजीन है जिसका संपादकीय कार्य मैं खुद करता हूँ, इसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और फ्री में इसको पढ़िए और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में खूब योगदान दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया है, आज का प्रश्न अगर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है लखनऊ से शिवम अग्रवाल जी का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि कालसर्प योग या दोष कैसे जानते हैं। किसी की कुंडली में अगर कालसर्प है तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, कालसर्प होने के लिए क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले कालसर्प होने के लिए राहु और केतु को अगर आप पॉइंट मान लीजिए, किसी कुंडली में राहु और केतु को पूरा एक पॉइंट मान के एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। सपोज कीजिए कि ये मोबाइल ये चार्ट टाइप का आपका दिख रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, पूरा ऐसे 20 से डायगोनली इसको ऐसे काट देना है 2 पार्ट में। अगर सारे ग्रह एक तरफ आ जाते हैं तो वो आपका कालसर्प दोष बन जाता है। अगर नहीं आते हैं तो कालसर्प दोष नहीं होता है। बहुत सावधानी पूर्वक इसको देखा जाता है। और दूसरा, इन्होंने पूछा है कि सर इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए, एक ही वीडियो में इतनी चीज़ें बता पाना बहुत मुश्किल है। कम से कम कितने प्रकार के होते हैं ये कालसर्प दोष आपको बता देता हूँ। कालसर्प दोष होने से क्या होता है, जनरली अगर कालसर्प दोष होता है तो उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सपने में सांप के दर्शन ज़्यादा होते हैं और अकस्मात भी दैनिक जीवन में भी आप देखिएगा तो आपको अचानक से महसूस होता है कि अगल बगल से कोई सांप गुजर रहा है। तो इस तरीके का एक भ्रम आपके पास आता है। और इस ऐसा नहीं है कि कालसर्प दोष जिनकी कुंडली में हो जाएगा वो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे प्रधानमंत्री की कुंडली में कालसर्प दोष था लेकिन वो प्रधानमंत्री बने और काफ़ी अच्छा काम भी किया। लेकिन यहाँ पर कालसर्प दोष जो है वो इसकी पूजा ज़रूर नासिक में कराया जाता है या त्र्यंबकेश्वर में आप जाइए, वहाँ पर कराया जाता है और इसकी शांति पूजन ज़रूर करा लेना चाहिए। इसका प्रभाव मैंने लाइफ में देखा है कि भले ही आप पूजन करा लीजिए लेकिन 2-3 साल तक तो पूजन करने के बाद ठीक रहता है, लेकिन पुनः ये एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरा यही मानना है कि हर 2 साल 3 साल के बाद आपको जो लोग कालसर्प दोष से पीड़ित हैं उनको लगातार 2 साल 3 साल के बाद इसकी पूजा ज़रूर करानी चाहिए। ये कितने टाइप का होता है, अधिक लगन में राहु हो और सप्तम में केतु हो तो उस समय अनंत नाम का कालसर्प दोष बनता है जो कि डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा। दूसरा, कुलिक नाम का सर्पयोग बनता है यदि द्वितीय भाव में राहु अष्टम में केतु होता है। वासुकी नाम का कालसर्प दोष बनता है अगर तृतीय में राहु हो और नवम में केतु हो। अगर चतुर्थ भाव में राहु हो और पंचम भाव में दशम भाव में केतु हो तो शंखपाल नाम का एक कालसर्प दोष बनता है। इसके बाद पद्म कालसर्प दोष,
महापदम, तक्षक, कारकोटक, शंखचूर्ण, घातक, विषधर और शेषनाग, इस टाइप के कालसर्प दोष हैं। आप राहु को क्रम से 1 नंबर रखिए, फिर 2 नंबर, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12। तो 12 घरों में अगर राहु को रखिएगा तो राहु जहाँ पे रहेगा उससे सप्तम पे केतु रहेगा। और अगर सारे ग्रह एक जगह पर आ जाते हैं तो उस तरीके का आप इस चार्ट में सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। 1 नंबर के लिए अनंत, 2 के लिए कुलिक, 3 के लिए वासुकी, 4 के लिए शंखपाल, 5 के लिए पदम, 6 के लिए तक्षक, ऐसे करके महापदम, और 7 के लिए तक्षक, 8 के लिए कारकोटक, ऐसे करके मेंशन किया हुआ है। शंखपाल, घातक, विषधर और शेषनाग, इतने टाइप के तो कालसर्प दोष होते हैं। अब इस कालसर्प दोष का निवारण कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसका पूर्ण निवारण मैंने तो लाइफ में नहीं देखा है किसी का पूरे तरीके से काल सर्प दोष खत्म होता है। लेकिन फिर भी अगर आप सच्चे मन से इसकी पूजा कराते हैं और श्रद्धा आपके अंदर बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से आपको काल सर्प दोष के जो प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ये दोष ज़्यादा प्रभावी हो जाता है यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा चल रही हो, तो उस समय ज़्यादा ये प्रभावी हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन का, जो कि श्वेता कुमारी ने पूछा हुआ है, और ये मध्य प्रदेश में भोपाल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा है कि सर अभी आप कुछ दिन पहले जो संहिताएं थी उनके बारे में आप बता रहे थे कि महाशिव पुराण में बहुत सारी संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता के बारे में आपने बताया, उसके बाद रुद्र संहिता, सत्य रुद्र संहिता, कोटि संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, इतने टाइप के जो संहिताएं बताए गए हैं उसमें विद्वेश्वर संहिता में तो आपने बताया था कि इसमें देवों को किस तरीके से पूजा किया जाता है, किस देव को आह्वान करना चाहिए, किस टाइप के पूजा के लिए किस देवता का आह्वान करना चाहिए, रुद्राक्ष कैसा होता है, रुद्राक्ष असली और नकली रुद्राक्ष की क्या पहचान होते हैं, इनके बारे में विद्वेश्वर संहिता में बताया गया है। लेकिन रुद्र संहिता क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें क्या आखिर चीज़ें बताई गई हैं, तो मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहता। देखिए, रुद्र संहिता जो है अपने आप में शिव जी की पूरी महिमा से भरी हुई संहिता है, और इसमें नारद जी के मोह की कथा है। नारद जी भी मोहित हो चुके थे तो उनके मोह की कथा है। सती जी का जो दक्ष प्रजापति सती कन्या है उनका सती हो जाना और यज्ञ में देह को त्याग देना, पार्वती जी का विवाह होना, इसके अलावा कार्तिकेय और गणेश जी के जन्म की पूरी घटना का पूरा वर्णन दिया हुआ है, और उनके जो पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है उसकी कथा के बारे में बताया गया है, और शंखचूर्ण से युद्ध और उनके संहार आदि की कथा का विश्लेषण किया गया। इसलिए मैं सामने लिख भी दे रहा हूँ ताकि जिनको बातें नहीं समझ में आए वो आराम से इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। शिव पूजा के प्रसंग के बारे में भी लिखा गया है जो कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तो ये था रुद्र संहिता में शिव जी की वर्णन। तो अभी तक आपको विद्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता समझ में आ गई होगी कि इसमें जनरली क्या कहा गया है। हालांकि इसको समझाने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, और उसके लिए इसमें शिव महापुराण में ये भी लिखा है कि जो सच्चे मन से इसको सुनते हैं वो साक्षात रुद्र ही होते हैं, वो साक्षात शंकर भगवान के अंश होते हैं। और जो इस कथा में निगेटिविटी बोलता है या लेट के कर सुनता है या बीच में उड़ जाता है, उसके लिए अलग अलग तरह की सजाओं का भी प्रावधान है, जैसा कि शिव महापुराण में लिखा है। फिलहाल आपके ये जो 2 क्वेश्चन थे, इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर मैंने बता दिया। एक शिवम जी का लखनऊ से, एक श्वेता कुमारी जी का भोपाल से प्रश्न था। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आपका जो पंचांग है वो क्या कहता है, पंचांग की स्थिति क्या कहती है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए,
तो कल का जो पंचांग है वो 26 अक्टूबर कल है, और कृष्ण पक्ष पंचमी षष्ठी का योग बन रहा है। कृष्ण पक्ष षष्ठी रहेगा, और यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आर्द्रा नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाला है। और आप लोगों को पता होगा अभी चंद्रमा का जो गोचर था कल के दिनों में वो मृगशिरा नक्षत्र में गया था। वैसे भी 27 नक्षत्र, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं, आपको रटा होना चाहिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, ये पुण्य, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उसके बाद हस्त, चित्रा, विशाखा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, उसके बाद मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, सतभिषा और पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये सारे नक्षत्रों के नाम हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आपको एकदम लाइन से इन नक्षत्रों का नाम याद रहना चाहिए। तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आर्द्रा नक्षत्र में होगा, और आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र में जब चंद्रमा जाएगा तो थोड़ा मानसिक पीड़ा ज़रूर सभी को कुछ ना कुछ देने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। लेकिन प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इसको संक्षेप में समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पंचांग तो ऑलरेडी बता दिया है, और शाम को 4 बजे ये डिस्प्ले जो होता है हम इसको आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर रख देते हैं, जिससे कि आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज का जो राशि फल है वो आपका कैसा बीतेगा मेष लगन वाले जातकों के लिए। तो देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए जो है छोटे भाई बहनों के साथ भ्रम की स्थिति बन सकती है। नंबर 1, कर्ण पीड़ा हो सकती है, यानी कानों में कुछ तकलीफ हो सकती है। यात्राओं के योग अभी भी बन रहे हैं, और इस समय आपका जो माइंड रहेगा वो थोड़ा सा परेशान आप रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर या पार्टनरशिप से कुछ वाद विवाद होना मेष लगन वाले जातकों को ज़्यादा परेशान करेगा। कार्य में भी कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, जो आपका कर्म क्षेत्र है उसमें भी कुछ डिस्प्यूट होने की संभावना। इस समय किसी से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। और अभी समय जो है मेष लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है। धन के मामले में कहा जाए तो औसत रहने वाला है, कार्य के लिए भी ये औसत रहने वाला है, लेकिन धार्मिक यात्राओं की अकस्मात योग बन रहे हैं, और धार्मिक यात्राएं आपको करनी भी चाहिए। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन अच्छा नहीं है, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े होने की पूरी संभावना है, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन अच्छा बीतेगा। इसके बाद वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन के सापेक्ष द्वितीय भाव में रहेगा। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति मैं देख रहा हूँ वो आर्द्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में जाएगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको संतान से जो पीड़ाएं चल रही थी उसको ये कम करेगा, लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से अभी भी बचना चाहिए। किसी प्रकार के दूषित जल को पीने से कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन आपका कल का जो रहेगा वो अच्छा, कंपैरेटिवली कहा जाए बाकी लगन वाले जातकों के रिस्पेक्ट में अच्छा बीतेगा। परिवार में कुछ शुभ समारोह का आयोजन किया जाएगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना भी की जाएगी, और यात्राएं अगर हो सके तो कल के दिन आपको टाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए कल का दिन अच्छा जाएगा। और शुक्रदेव, क्योंकि आपके शुक्रदेव केतु के साथ बैठे हैं, तो विवाह के योग अभी समय नहीं बना रहा है कल के दिन। तो विवाह से संबंधित अगर कोई कार्य हो तो उसको 1 दिन 2 दिन अभी उसको बढ़ा देना चाहिए। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा आपके लगन में रहेगा। एक तो लगन से राहु से द्वितीय स्थान पर और राहु के नक्षत्र में, तो निश्चित रूप में परिवार में अकस्मात कोई घटना ऐसी घटित हो सकती है जिससे कि आप सभी हतप्रभ रहें, मतलब अगर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इसके अलावा परिवार में किसी न किसी चीज़ को लेकर विवाद होना, धन की समस्या अकस्मात उत्पन्न होना, यानी धन का जो इनफ्लो है कल के दिन काफ़ी मेहनत करने के बाद ही हो पाएगा। विशेष रूप से जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनको काफ़ी मेहनत करने के बाद कल के दिन पैसे आने की संभावना दिख पा रही है। इसके अलावा अभी भी छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ इस समय किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा लेने से बचिए। कोई ऐसी बातें मुंह से ना निकल जाए जिससे कि मानसिक पीड़ा आप ले पाएँ, इसलिए मानसिक पीड़ा लेने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का
पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा कल के दिन। और धन के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सामान्य दिन कल का रहेगा। और कर्म के लिए कहा जाए तो कर्म में भी कुछ परेशानी हो सकते हैं, गुप्त शत्रु इस समय काफ़ी हावी रह सकते हैं। और कल के दिन में गणेश जी की पूजा करके अगर आप निकलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंह लगन अब कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा एक तो आद्रा नक्षत्र में आपके लगन से द्वितीय द्वादश स्थान में है। और द्वादश स्थान का चंद्रमा जो है आपको अकस्मात एक लंबी दूरी की यात्राएं करा सकता है, एक लंबे पैसे का किसी को लेन देन करा सकता है, और साथ में हाइपर एसिडिटी की शिकायत और मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। इस समय आपको अपना मानसिक संतुलन एकदम मेडिटेशन के थ्रू ठीक करके रखना चाहिए, और योगा इत्यादि लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा द्वादश का बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर आपको देने वाला नहीं है। जीवन साथी का सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा कल के दिन भी। आय के क्षेत्र में जो आप प्रयास लगातार कर रहे हैं उसमें आय का जो प्रयास है वो सार्थक रहेगा। कोई एक ऐसी घटना होगी जो कि काफ़ी दिनों से फंसी हुई थी, उससे आप बाहर निकल के आ पाएंगे। और साथ में नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ ट्रैवलिंग भी कल के दिन होता हुआ कर्क लगन का देख पा रहा हूँ। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपका जो लग्नेश है इनकम में राहु के नक्षत्र में रहेगा, तो राजनीतिक सफलता यहाँ पर दे पाएगा। जो लोग राजनीति आपके साथ कर रहे थे कार्य क्षेत्र में, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, और साथ में आपके गुप्त शत्रु यहाँ पर खत्म होते हुए प्रतीत होंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धन के संचार में कुछ परेशानी हो सकती है। धन तो आएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं आपके पास। हो सकता है पहले से प्री प्लान कुछ खर्च होंगे, जिसके कारण लगातार पैसा तो आएगा लेकिन उसके खर्च होने की संभावना मैं ज़्यादा देख पा रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर मैं बता दूँ, जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चिंता हो सकती है। अगर आपके बड़े भाई कोई हैं या बड़ी बहन है तो उनके स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आ जाना, माता के हड्डियों में दर्द अचानक बढ़ जाना, ऐसा गोचर में सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन है। तो कल का दिन थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में जो आपका लग्नेश लगन में बैठा है, ये सबसे अच्छी बात है। हर बार मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। और इस समय चंद्रमा आपके दशम स्थान पे जा रहा है, राहु के नक्षत्र में जा रहा है। और राहु के नक्षत्र में जाने से चंद्रमा मति भ्रम करा के शेयर मार्केट में ज़बरदस्त नुकसान करा देता है। इसलिए शेयर मार्केट के लिए कल का दिन आपके लिए बहुत ख़राब रहने वाला है। आप बिल्कुल भी इसमें रिस्क मत लीजिए। अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको पहले पूरा माइंड सेट कर लेना पड़ेगा कि आप रिस्क इतना उठा सकते हैं, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। और अगर दिख रहा है तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगा। अभी चंद्रमा की जो उपस्थिति दिखाई दे रही है वो आय के साधन के लिए तो अच्छा है, इनकम के सोर्स को बढ़ाएगी, मान प्रतिष्ठा भी आपका बढ़ने वाला, और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन से रिलेटेड देखिए, आप कोई काम करेंगे उसमें कुछ रुकावट ज़रूर आएगी। और इस समय हर बार की तरह, जैसे कल भी बताया था, परसों भी बताया था, वाणी को उग्र होने से बचाइएगा, क्योंकि द्वितीय स्थान पर जो सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं वो स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में चंद्रमा जो है आपके भाग्य में ज़रूर है, लेकिन राहु के नक्षत्र में, और राहु अष्टम में बैठा हुआ है। तो राहु से द्वितीय होने से आपको कुछ ना कुछ अकस्मात तकलीफ हो सकती है। भाग्य या कर्म कल दोनों ही कार्य सिद्ध नहीं करने देगा। किसी प्रकार के भाग्य के भरोसे अगर कुछ बैठे हो तो उससे आपको बचना चाहिए। धार्मिक यात्राएं भी रुकावट के साथ पूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके मधुर रहने वाले हैं, वाणी मीठी रहेगी। और बात अगर आप कभी कल का दिन अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप अपने मीठी वाणी से ही केवल जीत सकते हैं। अन्यथा अगर आप किसी चीज़ पर ज़िद लगा कर बैठे हैं और अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं तो आपके लिए कल का दिन बहुत ही खराब होगा। और वैसे भी जीवन साथी के साथ तनाव आपके
आपके लगन में दिखाई दे रहा है, या बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट होने की संभावना अभी भी दिख रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा अष्टम में ऑलरेडी बैठा है, तो पहले की तरह, कल की तरह आज भी रिपीट यही करूँगा कि जल दुर्घटना होना या दूषित जल पीने से परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपका लग्नेश अभी आपके लगन से द्वादश में सूर्य के साथ है, तो पब्लिक डीलिंग में कुछ ना कुछ कल के दिनों में परेशानी उत्पन्न करेगा। कोई भी काम कल अच्छे से बन नहीं पाएंगे, लेकिन जो आपके शत्रु थे कम से कम वो बाहर निकल के आ रहे हैं। शत्रु का बाहर निकल के आना आपके लिए अच्छा है। कल ये तो पता कर सकते हैं कि कौन आपको ज़्यादा निगेटिविटी कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें आप कल के दिनों में समझ सकते हैं। लेकिन आय के साधन जो रहेंगे वो यथावत बने रहेंगे। मान पद प्रतिष्ठा भी आपका लंबे समय के लिए एक बढ़ने वाला है, और धार्मिक आयोजनों की तरफ भी आपका रुझान काफ़ी बड़ा रहेगा। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके सप्तम में ज़रूर है, लेकिन चंद्रमा आपका अष्टमेश होता है और सप्तम में बैठा है, तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। लेकिन राहु के जस्ट द्वितीय घर में बैठा है। राहु से द्वितीय घर में बैठने के कारण परिवार में अकस्मात कोई एक बड़ा सडन लाभ देने की उपस्थिति बनाएगा। दैनिक रोजगार में अकस्मात कोई लाभ बनाने की उपस्थित करेगा, लेकिन विवाद भी वहाँ पर करा सकता है। तो इस समय दैनिक रोजगार के क्षेत्र में किसी प्रकार का विवाद हो तो उससे आपको बचना चाहिए, और मानसिक तनाव लेने से इस समय बिल्कुल बचना चाहिए। सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि पंचम में पड़ने से आपको परेशान यहाँ पर करेंगी। तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर धन का फ्लो, अभी भी मैं बता चुका हूँ, धन का फ्लो जब तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, जब तक वक्री बोल रहा हूँ, जब तक ये अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपको परेशान ये करते रहेंगे। तो आपको अपने परेशानियों से बचना चाहिए। बृहस्पति देव का एक बार 20 नवंबर को जब राशि परिवर्तन होगा, धन भी आएगा, मान और पद प्रतिष्ठा सारा बढ़ेगा। तो सही टाइम के लिए अभी वेट कीजिए। कल के दिन भी भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में चंद्रमा आपके छठवें घर में बैठा हुआ है, और यहाँ पर जीवन साथी के ऊपर खर्च करना, जीवन साथी के अस्पताल पर खर्च करना, जीवन साथी के जीवन साथी पर कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका खर्च होगा। और इस खर्च के होने के बाद आपको जो गोचर में जो चंद्रमा छठवें घर में बैठा है, तो मानसिक तनाव या अकस्मात फाइनेंशियल लॉस होता हुआ मुझे कल के दिन में दिखाई दे रहा है। और इस कारण से एसिडिटी की समस्या भी आपको कल के दिन भी बनी रहेगी, ये कंटिन्यू रहेगी। और अभी भी आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, और वहाँ पर शनि का जो बीज मंत्र लगातार करना चाहिए। और भूमि वाहन मकान को बनाने का सोच रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके लिए आप मुहूर्त निकाल सकते हैं, और अच्छे मुहूर्त में आप मकान लेने का या मकान बनाने का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और इस समय भाग्य आपका पूरे तरीके से साथ देगा, लेकिन थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा जो है आपके लगन से पंचम में है, और पंचम का जो चंद्रमा है हालांकि रोग स्थान का मालिक होकर पंचम में बैठा है, उधर संबंधित विकार अभी भी देगा और अकस्मात देगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा वैसे ही ग्रसित हो जाता है और मिथुन राशि में है। और मिथुन राशि का जो लग्नेश बुध होता है इसको परम शत्रु भी मानता है। तो दोनों ही तरीके से चंद्रमा परेशान यहाँ पर हो रहा है, और तत्कालिक शत्रुता भी चंद्रमा की बुध के साथ दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। अगर कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उसमें आपके निगेटिविटी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए अगर कोर्ट कचहरी के कल के दिन को टाला जा सकता है तो आपको टाल देना चाहिए। भूमि वाहन मकान इत्यादि से कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय स्टार्ट है, लेकिन कल का दिन छोड़ दीजिएगा। जब तक चंद्रमा अभी राहु के नक्षत्र में रहेगा, आद्रा नक्षत्र में रहेगा, तब तक आपको मानसिक चिंताओं से युक्त ही करेगा। और पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ कमजोरी देगा, लेकिन इतना होने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। और जितना ज़्यादा शनि का बीज मंत्र करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात कर लेते हैं। देखिए, मीन लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे जा रहा है, एक तो पंचमेश और सुख स्थान पे जा रहा है। हालांकि थोड़ा ग्रसित जरूर रहेगा, तो माता को
थोड़ा परेशानी दे सकता है, भूमि वाहन मकान में कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आपके सुख से द्वादश स्थान पर जा रहा है। चंद्रमा की जो पोजीशन है पंचम से द्वादश स्थान पर जा रहा है, तो विद्यार्थियों के या संतान के शिक्षा पर या प्रेम प्रसंग पर आपके पैसे काफ़ी खर्च होने वाले हैं और आपको सुख की अनुभूति भी मिलेगी। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन सर्वाधिक अच्छा बीतने वाला है और आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। दूर संचार माध्यमों से कोई एक ऐसी खबर आ सकती है जो कि निराशाजनक हो सकती है, और इस समय आपके लिए और कन्या दोनों ही लगन के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वाणी बोलते समय बहुत ध्यान से बात कीजिएगा, नहीं तो मुख से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जिसमें परिवार में विवाद हो। आज भी रिपीट कर रहा हूँ, और ये हड्डियों में दर्द की शिकायत भी आपको बढ़ा सकता है। अगर डायबिटिक है तो निश्चित रूप से आपको विष्णु मंदिर जाना चाहिए और लगातार वहाँ पर विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। आपका कल का दिन अच्छा बीते ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। जाते जाते दो अपडेट ज़रूर यहाँ पर आपको बता दूँ कि कल मंगलवार का दिन है और कल से ज्योतिष सीखिए। प्राचीन वैदिक ज्योतिष सीखने का प्रोग्राम ऑनलाइन रात्रि 9 बजे से मंगलवार और शनिवार को फिक्स कर दिया गया है। जैसे दैनिक राशिफल आपको टाइम से मिल रहा है, वैसे ही ज्योतिष का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें मैं ऑनलाइन रहूँगा, और अगर आपके कोई प्रश्न होंगे वो कमेंट बॉक्स से निकाल कर ज्योतिष से संबंधित जब मैं समझा दूंगा तो उसके बाद आपसे या तो लाइव में बात करूंगा या तो आपके प्रश्न को किसी दैनिक राशिफल में लेकर मैं बात करूंगा। और इसके अलावा महादेव लाइव सेशन जैसा कि कल हुआ था शनिवार को, संडे के दिन, प्रत्येक रविवार को ये होता रहेगा। और जिनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं लाइव हो तो आपको पता चल जाए, मैसेज मिल जाए और आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो और एक लास्ट में बार बार जो मैं बोलना चाहता हूँ, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए जो मेरा प्रयास है, जो ज्योतिष विज्ञान की जो मैगज़ीन बना रहा हूँ मैं लगातार, ये 15th एडिशन निकल चुका है। तो आप इस एडिशन को डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये अवेलेबल हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।